स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से 11th के केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 11th का मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में पिछली क्लास में आपको सिलेबस बताए थे। इस क्लास में आपको मैं बताने जा रहा हूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आइए समझते हैं। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जैसा कि आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, समझिएगा स्टूडेंट्स। अब आपका ये राइट टाइम है समझने का। पूरा फोकस दीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं। आपको हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में। कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से समझिएगा। जैसे आपको बताए थे मैटर, जो लोग पिछला क्लास ना कर पाए हों वो लोग एक बार देख लेना। आपको बताए थे मैटर को 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा भाग है केमिकल क्लासिफिकेशन। बहुत इजी। अगर आपको समझना है मैटर क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। यार, जैसे मैंने मार्कर को पकड़ा है, मैं अपने हाथ पे रख रहा हूँ, मतलब जगह घेर रहा है। छोड़ दूंगा, मार्कर नीचे गिर जाएगा, मतलब इसमें द्रव्यमान है और इसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो पदार्थ पिछली क्लास में पढ़ाए थे, मैटर का डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का, आराम से समझिएगा, इत्मीनान से, क्योंकि अगर आप समझोगे तो केमिस्ट्री आपको सबसे आसान लगेगा और फिजिक्स तो उससे कई गुना आसान है ही। समझने का ज़रूरत है, केवल डिपेंड करता है कि आपका कितना थिंकिंग पावर है। देखिए, इस मार्कर को अगर मैं हाथ पे रख रहा हूँ, जगह घेर रहा है, छोड़ दूंगा नीचे गिरने लगेगा। इसको स्पर्श कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तो मैटर है क्या, पदार्थ है क्या? संपूर्ण ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी वस्तु जो जगह घेरता है, जिसमें मास होता है, जिसके प्रेजेंस का अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी बड़ा सीधा सा बात, संपूर्ण ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी वस्तु जो जगह घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। ये मैटर हुआ। पदार्थ का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से पदार्थ को 3 भागों में, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव और गैस। रासायनिक में आपको बता रखे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल क्लासिफिकेशन 2 तरह से, जैसे प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर। क्लियर कट समझ लीजिए। आज की क्लास में मैं कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करूंगा आपका। फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर के बारे में पढ़ लेंगे।
तो समझिएगा, बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए अब बात करते हैं सॉलिड का। सॉलिड है क्या? सॉलिड किसे कहते हैं? अगर हम सॉलिड का बात करें, सॉलिड क्या है? तो देखिए, ऐसा कोई भी पदार्थ, सच सब्सटेंसेस, यानी अगर मैं आपसे बोलूं सॉलिड, स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूं ठोस का, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन अभी आपको बता रहा हूं। जैसे आप इस मार्कर को देख लीजिए, इस मार्कर का शेप भी है, वॉल्यूम भी है, यानी वैसे पदार्थ जिसका आकार भी निश्चित है और जिसका आयतन भी निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस। जैसे ईंट हो गया, लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, रबड़ हो गया, NaCl हो गया, ये सब आपका किस में आएगा? सॉलिड में। वैसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन वैसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल का हम बात करें, हम ईंट के टुकड़े की बात कर सकते हैं, वुड की बात कर सकते हैं, स्टोन का बात कर सकते हैं, शुगर का बात कर सकते हैं, सॉल्ट का बात कर सकते हैं। वो सब किसके अंतर्गत आएगा? सॉलिड के अंतर्गत। जो भी हमारे आसपास है, तो हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। हम लोगों ने एक फिगर से भी बना के रखा है, देखिए, अगर आप बर्फ़ को ही देख लीजिए या किसी पदार्थ को देख लीजिए, इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित है, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। अब अगर मैं बात करूं कि सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, तो थोड़ा सा उसके लिए आगे चलते हैं। जैसे आप देखिए, अगर ये मार्कर सॉलिड है तो मैं इसको एक कोने से पकड़कर उठा पा रहा हूँ। ध्यान देना, समझने वाली बात है। मैं इसको एक कोने से पकड़कर उठा पा रहा हूँ और है तो ये पदार्थ। कहने का मतलब, ये मार्कर अणु से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। अगर मैं इसको एक कोने से पकड़कर उठा रहा हूँ, मतलब एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को बड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ है, तभी इसको उठा पा रहा हूँ। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो बड़ा आराम से स्टूडेंट समझ सकते हैं। सॉलिड का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, एकदम आसपास जो हमारे जीवन में दिख रहा है, ये मार्कर है, इसका डेफिनेट शेप है, यानी सॉलिड का डेफिनेट निश्चित, सॉलिड का निश्चित शेप। पहला प्रॉपर्टी, सॉलिड का निश्चित आकार है, आप कह सकते हो, और साथ साथ उसका निश्चित वॉल्यूम भी होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, सॉलिड के को मैं एक किनारे से पकड़कर उठा पा रहा हूँ, इसका मतलब सॉलिड जिससे भी मिलकर बना है, यानी जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स,
यानी सॉलिड के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, तभी हम एक मॉलिक्यूल को पकड़कर पूरे के पूरे सॉलिड को उठा पा रहे हैं। अगर इसी प्रकार मैं तीसरे नंबर पे बात करूं, अब बताइए स्टूडेंट, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, आप ऐसे ही देखो ना, दो लड़कों के बीच में या दो फ्रेंड्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो वो लोग हमेशा साथ साथ बैठते हैं ना। तो ये लाइफ का रूल हर जगह लागू होता है। जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉलिड पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, बहुत बहुत कम होता है। यानी ठोस पदार्थ के मध्य अंतर आणविक दूरी का मान बहुत बहुत कम होता है। चौथे नंबर पे आप खुद बता दो, जब दूरी कम है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगा, भरा हुआ ज़्यादा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा, उच्च होगा। अब स्टूडेंट्स आप खुद बताइए, जब नज़दीक नज़दीक मॉलिक्यूल हैं तो उसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियस है सॉलिड पार्टिकल कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर, रिजिड, हार्ड होता है। और अपना कॉमन सेंस लगा लो, जो कठोर होगा, जो रिजिड होगा, उसको पिघलाना, उसको वेपर में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। यानी ठोस पदार्थों का गलनांक का मान भी अधिक होगा और उनका क्वथनांक का भी मान अधिक होगा। यानी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का मान क्या होगा स्टूडेंट्स, उच्च होगा। एक बार फिर से मैं बात कर लेता हूँ, सॉलिड किसे कहते हैं, बस आप रटना मत, चीज़ों को समझना। जिस मार्कर से आप लिख रहे हो, जिस पेन से आप लिख रहे हो, आप देख लो उसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, मतलब ये सॉलिड है, मतलब ये सॉलिड है। अब इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी यही बोल देंगे, सॉलिड का आकार और आयतन निश्चित है। अब सवाल करते हैं क्यों निश्चित है आकार और आयतन। इस मार्कर को मैं पकड़कर उठा पा रहा हूँ, मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हैं, तो इनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। अब जहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है वहाँ दूरी ऑब्वियस से कम हो जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दूरी कम है स्टूडेंट्स, सब पास पास है, तो उसका डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं सॉलिड पार्टिकल हार्ड होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है। और जो हार्ड है, जो रिजिड है, जो कठोर है, उसका गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और अगर एक और प्रॉपर्टी की बात कर लें, सॉलिड पार्टिकल को बाहर से दाब लगा के, यानी बाहर से प्रेशर लगा के दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये हमारा स्टूडेंट्स हमने बात किया सॉलिड का प्रॉपर्टी और सॉलिड किसे कहते हैं। तो देखते हैं इसका प्रॉपर्टी जो बताए हैं, लिख भी दिए हैं। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फिक्स, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, बताए थे सॉलिड का डेफिनेट शेप होगा, उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, उसका डेंसिटी हाई होगा, सॉलिड कठोर होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो। ठोस का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित
आयतन होता है, आकार और आयतन निश्चित है, तो इसका मतलब अंतर आणविक आकर्षण बल ज़्यादा लगा। आकर्षण बल ज़्यादा लगा तो अंतर आणविक दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलनांक क्वथनांक उसका उच्च होता है, और साथ में ठोस कठोर और असंपीड्य होते हैं, यानी इन्हें बाहर से दाब लगा के दबाया नहीं जा सकता। चलिए अब ठोस के बाद मैं बात करता हूँ लिक्विड का। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुन लिया, एक बार सुन लिया, उतने से ही काम चल जाएगा, परमानेंट जीवन भर आपको याद रहेगा। लिक्विड, आप ऐसे बताइए, लिक्विड जो पानी हम लोग पी रहे हैं, कटोरी में ले रहे हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो, वैसे सब्सटेंस, सच सब्सटेंस, यानी वैसे पदार्थ जिसका आयतन यानी वॉल्यूम निश्चित है पर उसका शेप अनिश्चित है, नॉट फिक्स। तो हम कह सकते हैं वैसे पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। और साथ में देख लो, कोई भी हम द्रव ले लेंगे, अगर हम गिलास में लेंगे तो वो गिलास का आकृति ले लेगा, अगर हम किसी कटोरी में लेंगे वो कटोरी का आकृति ले लेगा। तो इसका क्या मतलब है, वैसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। द्रव को जिस पात्र में लिया जाएगा वो उस पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेगा। आइए इस बात को कुछ फिगर से भी हम लोग देख लेते हैं। लिक्विड, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल ले रखे हैं तेल का, पानी का, मिल्क का, ब्लड का, मरकरी का। तो आप बताइए, ये सबका वॉल्यूम फिक्स है परंतु इसका शेप अलग है। तेल को आपने बोतल में लिया, बोतल का शेप ले लिया, पानी को गिलास में लिया, गिलास का शेप, मिल्क को जिस बर्तन में लिया उसका शेप ले लिया। यहाँ भी वही लिखा है, वैसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है उसे द्रव कहते हैं। जिस पात्र या बर्तन में रखा जाता है यह उसके आकार को ग्रहण कर लेता है। द्रव का एग्जाम्पल जैसे आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब किस में आएगा, लिक्विड में। आइए देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को। अगर हम आपसे बोलें प्रॉपर्टीज़, बहुत ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स, ये सब अपने लाइफ से आप जोड़ दीजिए सीधे। प्रॉपर्टी की बात करें, पहला प्रॉपर्टी, लिक्विड का शेप निश्चित नहीं है पर इसका आयतन निश्चित है। दूसरा प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अब लिक्विड है तो आप खुद बताइए, ध्यान देना, अब क्या तुम पानी को पकड़ के उठा सकते हो? बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आप पकड़ के उठाओगे तो कुछ बूंदे आपके पास रहेंगे, बाकी नीचे रह जाएंगे। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, समझ लेना, जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो कमज़ोर होता है। किसकी तुलना में कमज़ोर है? सॉलिड की तुलना में। भाई जब अट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर है, जब आकर्षण बल कम है तो थोड़ा सा दूरी ज़्यादा हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। किसकी तुलना में? सॉलिड की
तुलना में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उसका ज़्यादा। यानी अभी तक हमने बोला लिक्विड का आकार और आयतन दोनों, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड का आकार जो है वो अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। फिर हमने बोला कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है सॉलिड की अपेक्षा। अट्रैक्शन फोर्स कम है तो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। चौथे नंबर पे लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं, प्रवाहित होते हैं, बहते हैं। इसी प्रकार पांचवें नंबर पे जो लिक्विड है उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कम होगा। किसकी तुलना में कम होगा? सॉलिड की तुलना में। अगर हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड की तुलना में क्या होगा? कम होगा। और इसी प्रकार आप देख लीजिए, जब मॉलिक्यूल दूर दूर है, लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो ऑब्वियस है लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सॉलिड से क्या होगा? लेस होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या है स्टूडेंट? दूर दूर हैं। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखा भी है, यहां देख लीजिए। लिक्विड हैव इनडेफिनिट शेप। जी हाँ, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, बिल्कुल सही बात। लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होगा, क्योंकि लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम लगता है। डेंसिटी और अट्रैक्शन फोर्स हो गया। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से कम होगा। और लिक्विड में बहने का गुण होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन का गुण होता है। सेम वही लिखे हैं। और स्टूडेंट्स आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। और आप अगर मन से पढ़िएगा, टोटल सिलेबस हम लोग इस पे कंप्लीट भी कर देंगे, प्रयास रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे हिंदी में बोले, द्रव का अनिश्चित आकार होता है, आयतन निश्चित होता है, ठोस की तुलना में घनत्व कम होगा, आकर्षण बल कम होगा, ठोस की तुलना में गलनांक और क्वथनांक दोनों ही कम होगा, और द्रव में बहने का गुण होता है, विस्तृत होने का गुण होता है। अब स्टूडेंट्स मैं बात करने जा रहा हूं गैस का। समझिएगा, गैस। तीसरा नंबर गैस। आप ऐसे ही समझ लीजिए, वैसे सब्सटेंस सच सब्सटेंस, वैसे पदार्थ जिसका न तो आकार, शेप और न ही आयतन। वैसे पदार्थ जिसका न तो आकार और न ही आयतन, दोनों ही निश्चित नहीं होता है, यानी आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, जिसे हम कह सकते हैं इनडेफिनिट होता है। वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। यही कारण है गैस को हम लोग जिस भी पात्र में लेंगे, मान लीजिए ये बंद पात्र है, इसमें गैस को लेंगे, गैस बंद पात्र के संपूर्ण आयतन में जितना भी इस पात्र का आयतन है उसमें क्या फैल जाएगी? गैस फैल जाएगी। या कोई और बर्तन ले लें, उस बर्तन के भी हर भाग में क्या फैल जाएगा स्टूडेंट? गैस फैल जाएगा। तो गैस के लिए हम क्या बोलेंगे? वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। गैस को जिस भी पात्र में लिया जाता है वो उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाती है। अगर गैस के एग्जाम्पल की बात करें, बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे
H2O2 N2 Cl2 ओजोन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सारी किससे बता रहे हैं? गैस के एग्जाम्पल को। तो आइए इसके प्रॉपर्टी को हम लोग या इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, यानी अनिश्चित आकार, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निश्चित हो गया है, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें अनिश्चित आकार और आयतन, यानी आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। सच सब्सटेंसेस हैविंग इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। यहाँ एग्जाम्पल ले रखें, जैसे वायु हो गया, हीलियम हो गई, ओजोन गैस हो गई, वाटर वेपर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई। ये सब किसके बारे में है? गैस के बारे में। आइए अब गैस का कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ध्यान दीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। अब पहला नंबर अगर हम आपसे बोलें, सेम वही बात, गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, अब आप ये बताइए, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, सोच कर बताना यार, जो हम लोगों का जीवन चल रहा है ना, वो गैस के इसी गुण के कारण चल रहा है। गैस के मॉलिक्यूल पूरे वातावरण में, गैस के मॉलिक्यूल पूरे वातावरण में स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, और स्वतंत्र रूप से गमन करेंगे तो इसका मतलब है इसके अणुओं के बीच में समझिएगा चीज़ों को, जो साइंस को समझेगा उसे साइंस सबसे आसान लगेगी, और जहाँ रटोगे फिर तो हो ही नहीं सकता। गैस के मॉलिक्यूल पूरे वातावरण में स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, मतलब इसके मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत बहुत कमज़ोर होगा, वेरी वेरी वीक, या हम कह देते हैं लगभग नगण्य होता है। गैस के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बहुत बहुत कम या लगभग नगण्य होता है। अब बताइए, जब आकर्षण बल कम है स्टूडेंट, तो इनके मॉलिक्यूल के बीच का जो अंतर आणविक दूरी होगा, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इनके मॉलिक्यूल के बीच का जो अंतर आणविक दूरी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, सॉलिड और लिक्विड की तुलना में तो बहुत ज़्यादा होगा। अब चौथे नंबर पे अगर चौथा प्रॉपर्टी बोले, अब गैस वातावरण में फैली हुई है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो इसका मतलब क्या है? गैस फैली हुई है, तो गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है, डेंसिटी इज लेस। और पांचवें नंबर पे आप जानते होंगे, गैस को किसी बर्तन में जब हम लेते हैं, बंद बर्तन में, बाहर से प्रेशर लगाकर उसे दबाया जा सकता है। गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को बाहरी दाब लगा के कंप्रेस किया जा सकता है। गैस क्या है हमारा? कंप्रेसिबल होता है। अब और अगर एक और प्रॉपर्टी का बात करें, आप बताइए, अगर कोई स्टूडेंट, मान लीजिए हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम सभी लोग बैठे हुए हैं, एकाएक कोई नया स्टूडेंट आया, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा के आ गया, तो उस सुगंध की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होगा ना। कारण
क्योंकि गैस को मिलाने के लिए बाहर से कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, यानी गैस का डिफ्यूज़न विसरण बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट होता है। गैस विसरित होती है। और आप और एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप छत पर पढ़ाई कर रहे हो, नीचे आपके घर में आपकी मम्मी कोई बहुत अच्छा भोजन बना रही हैं, सपोज कीजिए पनीर का सब्जी बन रहा है, आप ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे बन रहा है पर सुगंध आप तक पहुंच जाएगी ना, कारण गैस विसरित होती है, गैस बड़ा आसानी से मिल जाती है। ये गुण गैस को सबसे स्पेशल बनाता है। इसी प्रकार इसको मिलाने के लिए बाहर से हमें कोई बल भी नहीं लगाना पड़ता है। तो आइए मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होगा उसे हम गैस बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? गैस। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स निग्लेजिएबल है, इसलिए वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हैं। एक दूसरे से दूर दूर हैं तो अंतराण्विक दूरी ज़्यादा होगा, अंतराण्विक दूरी ज़्यादा होगा। शेप और वॉल्यूम तो उसका फिक्स ही नहीं है, और साथ साथ जब एक दूसरे से दूर दूर हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगा। गैस को बाहर से प्रेशर लगा के हम कंप्रेस कर सकते हैं। परफ्यूम का बोतल देख लो, डिओड्रेंट का बोतल देख लो, प्रेशर लगा होता है उसमें। या कोल्ड ड्रिंक का बोतल देखो, कोको कोला वाला, जैसे उसको खोलते हैं बबल्स बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार गैस बड़ा आसानी से मिश्रित होती है या वातावरण में फैल जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सीखा किसके बारे में? गैस के बारे में। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हो कि साइंस आपके लिए आसान बने तो भाई आधे घंटे 1 घंटे के जो भी लेक्चर लेंगे आपको मन लगा के सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं, आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। ये प्रॉपर्टी से जो हमने डिस्कस किया, इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट वॉल्यूम, लो डेंसिटी, वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस डिफ्यूज़ होती है, गैस को आपस में मिलाने के लिए बाहर से किसी बल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही हिंदी में है, गैस का आकार आयतन अनिश्चित है, घनत्व बहुत कम है, आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल है, अत्यधिक संपीड़ीय है, अत्यंत तीव्रता से फैलती है, मिश्रित होती है, मिश्रित करने के लिए बाहर से कोई बल लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। पहला मिश्रण हो गया और दूसरा शुद्ध पदार्थ। समझ लीजिएगा मिश्रण किसे कहते हैं। अगर मैं यहाँ से मान लो यहाँ पे एक छात्र को खड़ा कर दूं और उसकी आंख के ऊपर एक बड़ा सा पट्टी लगा दूं और यहाँ पे एक पदार्थ रख दूं, मान लीजिए चीनी रख दूं, शुगर, और यहाँ पे कोई दूसरा पदार्थ रख दूं, नमक रख दूं, यहाँ पे कोई तीसरा पदार्थ मान लीजिए मैं बालू रख दूं, सैंड रख दूं। यानी पहले में हमने क्या रख दिया? चीनी, दूसरे में नमक और तीसरे में बालू रख दिया। अब इस स्टूडेंट को बोलो कि आप जाइए इन तीनों पदार्थों को आपस में मिला दीजिए। अब ये आपस में मिलाने पहुंचेगा तो बताओ क्या 100% सही रेशो में मिला सकता है? 100% सही रेशो में तो नहीं मिला पाएगा क्योंकि ये देख ही नहीं पा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब मिश्रण क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, ध्यान देना, बस सुन लेना, हमेशा के लिए तैयार है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, ऐसा करने से जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसी नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर।
when two or more than two substances, when two or more than two substances are mixed together in any ratio, it results in the formation of new substance. This substance is called mixture. जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, ऐसा करने पे जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसी को हम मिश्रण कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा मिश्रण भी दो प्रकार का, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आइए देखते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, जो नया पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। When two or more substances are mixed together in any ratio, the new substance form is called mixture. अब मिक्सचर दो प्रकार का समझिए। पहला, देखो यहां एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं। ये दूध है, दूध में कौन कौन से सब्सटेंस है? पानी का अंश है, चीनी का अंश है, प्रोटीन का अंश है, फैट का अंश है। आखिर ये सब किसको बता रहा है? मिलकर मिक्सचर को ही तो बता रहा है। अब बात करते हैं मिक्सचर दो प्रकार का। एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस को बोला जाता है समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस को बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। बड़े आराम से समझ लेना। एक बर्तन लिया मैंने, इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया। चलिए, इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया। इस बर्तन में मैंने क्या लिया? पानी। अब इसमें बाहर से एक चम्मच नमक को मिला देता हूं। तो आप बताइए, जैसे ही नमक इसमें पूरी तरह से घुल जाएगा, मैं यहां से एक चम्मच पानी निकालूं या दूसरा चम्मच यहां से निकालूं, दोनों ही चम्मच में नमक का स्वाद बराबर होगा ना। तो बड़ा सीधा सा बात है, बड़ा सीधा सा कंसेप्ट। वैसा मिश्रण जिसके हर भाग का संगठन समान होता है, वैसा मिश्रण जिसके हर भाग का संगठन समान होता है। अब बताओ, एक बार नमक और पानी मिल गया और तुमको छन्नी दे दूं, बोलो कि बाबू छान कर अलग कर लो, क्या कर पाओगे? संभव नहीं है। वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है और जिसके अवयवों को, जिसके घटकों को, यानी जिससे मिलकर ये बना है नमक और पानी से, जिसके अवयवों को, जिसके घटकों को भौतिक विधि के द्वारा एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे उदाहरण, नमक और जल का मिक्सचर, चीनी और जल का मिक्सचर, एल्कोहल और जल का मिक्सचर। अगर इंग्लिश में बात करें, अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए इसके डेफिनेशन को देख लीजिए। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए, अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड इट्स कंपोनेंट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फिजिकल मेथड इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिश्रण जिसके एक भाग का संगठन एक समान होता है, जिसके अवयवों को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, पानी है और चीनी है। अब ये मिल गया तो बढ़िया से घुल गया ना,
तो ये कैसा मिक्सचर हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। हर भाग में चीनी का स्वाद तो बराबर होगा। और स्टूडेंट्स बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। देखिए काफ़ी आसान है ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यार आप देखो, एक बर्तन हम पानी ले लेते हैं, आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं। एक बर्तन पानी ले लेते हैं, इस बर्तन में हम क्या कहते हैं, 2 चम्मच बालू ले लेते हैं। अब बताइए, बालू इस बर्तन में नीचे बैठ जाएगा ना, कुछ इस तरह, यानी अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बालू नीचे बैठेगा कि नहीं, आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है, बैठ जाएगा। बिल्कुल बैठ जाएगा, ऑब्वियस है। और ज़रूरत पड़ने पर पानी और बालू को हम कपड़े से या छन्नी से छानकर अलग भी कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्या? वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है और जिसके घटक को कंपोनेंट को भौतिक विधि के द्वारा छानकर एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन भिन्न भिन्न होता है और जिसके घटकों को भौतिक विधि के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अ मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फिजिकल मेथड इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपका बालू, कंकड़ और जल का मिक्सचर हो गया। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अ मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फिजिकल मेथड इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन असमान होगा और जिसके अवयवों को भौतिक विधि के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। रेत और पानी का मिश्रण, कंकड़ और पानी का मिश्रण। यहाँ भी आपको समझाए हैं, बालू और पानी का मिश्रण देख लीजिए। बालू नीचे बैठी है, पानी ऊपर है, छान कर अलग कर दीजिएगा। ऊपर कंपोनेंट अलग है, नीचे कंपोनेंट आपका अलग है। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए, यहाँ पे हम यही आपको बता रहे थे। ऊपर पानी है आपका, देख लीजिए, ऊपर पानी है, नीचे बालू है। क्या संगठन एक समान? अलग अलग है। इसलिए ये कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर टोटल समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आपको बेहतर लगे आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, चैनल को और लोगों के बीच में प्रमोट करें। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे प्रयास का लाभ उठा पाएँ। लास्ट में हर बार की तरह कुछ बेहतर लाइन्स हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए। देखते हैं, खुद को परिपूर्ण बताकर सीखना छोड़ना मूर्खता है। यानी अपने ऊपर इतना घमंड कर लेना, इतना विश्वास कर लेना कि सारी दुनिया की नॉलेज मेरे पास है और नया सीखने के लिए राजी ना होना, ये मूर्खता है। खुद को अज्ञानी मानकर, यानी सब कुछ जानते हुए भी अपने को कम ज्ञानी मानो, खुद को अज्ञानी मानकर सीखते रहना ही बुद्धिमानी है। यानी आपके पास नॉलेज होए फिर भी आप हर समय ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। यही लाइफ का रियल रूल है और यही बुद्धिमानी है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।